लेते हैं ग्राफ्स। सो अब ग्राफ्स बनाने के भी अलग अलग तरीके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो अब ग्राफ्स कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल कैसे का। We have two types of variables ना, categorical variable and quantitative variable. So categorical के लिए अलग तरीके के ग्राफ्स बनते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए अलग तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। So हम दोनों के लिए दो दो ग्राफ्स पढ़ेंगे जो सबसे पॉपुलर हैं, जो दोनों के लिए हम बनाते हैं। So after making frequency table, next step is to make graph. So ग्राफ के लिए हम पहले देखेंगे कैटेगोरिकल वेरिएबल में हम कौन से ग्राफ बनाते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं? Yesterday we talked about categorical variables which are qualitative, जैसे ordinal and nominal. Okay, nominal में हम क्या करते हैं? Gender, male and female. Okay, that doesn't have any order. तो जो हम variable की जो options हैं वो words की terms में, qualitative terms में define करते हैं, not in terms of numbers. Okay, that is qualitative variable and the first one is nominal. दूसरा होता है ordinal, कि जिसमें हम जैसे good, neutral, bad, या satisfied, neutral और dissatisfied. So ये जो है ये अभी qualitative terms में है, but it defines some order. इस चीज को ordinal कहते हैं, ordinal variable कहते हैं. So categorical variables दो तरीके के होते हैं, nominal और ordinal. So categorical variables के लिए हम दो तरीके के graphs बना सकते हैं. Although there are many more, but we will study these two only. हमें ज्यादा सारे पढ़ने की जरूरत नहीं. So for categorical variables, the most popular graphs जो हम बनाते हैं, they are pie chart and bar graph. सुना होगा आपने what is a pie chart and what is a bar graph. So pie chart तब बनाते हैं जब categories कम होती है, like it is only male and female. So it is easy to make a pie chart. They have 60% females, 40% males. तो आप pie chart बना दोगे, उसके बीच में जो है पूरा सर्कल that represents 360 degree. Yes, उसका 60% will be आप उसमें फीमेल लिख दोगे कुछ कलर करके, 40% मेल. That is a pie chart. पर अगर कैटेगरी ज्यादा हो जाए तो पाई चार्ट बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल तो 20-30 कैटेगरीज, तो अगर आप पाई चार्ट में छोटे छोटे से वो जो है एंगल्स बनाओगे तो वो बहुत मेसी हो जाएगा. सो पाई चार्ट तब यूजफुल होता है जब कैटेगरीज कम है, लाइक 3 to 4 और मैक्सिमम 5. तो उससे ज्यादा अगर कैटेगरीज हो तो हम उसके बदले हम बार ग्राफ बनाते हैं पाई चार्ट. So bar graph has this advantage over the pie chart. जब कैटेगरी ज्यादा हो जाती है तो we make bar graph. अगर कैटेगरीज कम है तो we make pie chart. Let's continue with the same example जो मैंने frequency table कल बनाया था. We made this frequency table yesterday. Then we have total of 8. परसेंटेज का टेबल है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल. 4 डिवाइड बाय 8 मतलब 3 डिवाइड बाय 8 मतलब परसेंटेज निकालें फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हम ग्राफ बनाते हैं. सो हम इनके दो तरीके के ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट और बार. पाई चार्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट, और बार ग्राफ तो कैटेगरीज अभी 3 कैटेगरीज हैं तो पाई चार्ट में बन सकता है पाई चार्ट. अगर ज्यादा कैटेगरीज हो, ठीक है, 10 कैटेगरीज है तो डेफिनेटली उनका पाई चार्ट बहुत मेसी हो जाएगा, छोटे छोटे कॉलम होंगे, उसमें नजर नहीं आएगा. उसके लिए हम बार ग्राफ में क्या हम करते हैं, यहाँ पर हमने क्लासेस लिख ली, 3 क्लास की हमारी क्लासेस लिख ली, यहाँ पर उनकी परसेंटेज प्लॉट कर दिया. पहली क्लास की 25% तो बार यहाँ तक आ गया 25, दूसरी 38 और इस तरीके से हम बात करते हैं. सिंपल. सो कैटेगोरिकल वेरिएबल को अगर हमने ग्राफ में डिपिक्ट करना है तो दो तरीके हैं पॉपुलरली, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ. इसके अलावा वी हैव आल्सो मेनी अदर वेज, जैसे सेगमेंटेड बार प्लॉट होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोसेक प्लॉट होता है, बट वी नीड नॉट टू लर्न ऑल ऑफ देम. The two are sufficient for us. Although there are many more ways of making graphs, yeah, but we will be concentrating only on the pie chart and the bar, the simple ones. Then let's talk about the next type of variables, that is quantitative variables. ये जो हमारे numeric variables हैं, which are of two types further. किसी को याद है तो quantitative variable की कौन सी दो types होती है?
क्वालिटेटिव की मैंने आपको बताई, कैटेगोरिकल की 2 टाइप्स बताई, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। क्वांटिटेटिव की भी 2 टाइप्स होती हैं, हमने करी है क्लास में, रेशियो एंड डिस्क्रीट। रेशियो मतलब कंटिन्यूस मतलब वो जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू लाइक योर वेट, योर हाइट, इट कैन टेक एनी वैल्यू एंड इवन इन पॉइंट्स। बट डिस्क्रीट वेरिएबल इट कैन ओनली टेक few values. जैसे आई हैव अ बुक, दैट बुक इज ऑफ 300 पेजेस, तो उस बुक के पेजेस क्या हो सकते हैं, या तो 1 से लेके 300 ही हो सकता है, एंड इट कैन ओनली टेक होल नंबर्स। आप ऐसे नहीं कह सकते पेज 1.5, यू कैन नॉट से दैट। ऐसे शू साइज 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, हद से हद 5.5 हो सकता है, 5.2 नहीं हो सकता, 5.1 नहीं हो सकता। सो वो स्टैंडर्ड, अगर वेरिएबल को स्टैंडर्ड वैल्यू से ले सकता है दैट इज डिस्क्रीट, और अगर वो कोई भी वैल्यू ले सकता है दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। सो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम ये 2 तरीके के ग्राफ्स बना सकते हैं, डॉट प्लॉट एंड हिस्टोग्राम। यार ओके, वेरी इजी। ये जो पहला बना हुआ है आपके सामने दैट इज डॉट प्लॉट। This one is dot plot. इसमें हम क्या करते हैं, हम एक डॉट बनाते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू। फॉर एग्जांपल इफ आई से हाउ मेनी शू साइज, हमारे का शू साइज देखिए, किसी का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 6 है, तो जिसका 6 है उसके में डॉट ज्यादा है, 8 है, 9 है, जितना उसका नंबर है ना हम उतने उसकी डॉट्स बनाते हैं। या अगर उसका हाइट है या वेट है, व्हाटएवर इट इज, तो जितनी उसकी क्वांटिटी है आई विल मेक दैट मेनी डॉट्स, दैट्स कॉल्ड डॉट। तो उतने डॉट्स बन जाएंगे उस पर्सन के, उस केस के, जितनी उसकी वैल्यू है। सो द शू साइज इज 5, तो उसके मैं 5 डॉट्स बनाती हूं, जिसका शू साइज 6 है उसके 6 डॉट्स। सो अकॉर्डिंगली आई विल मेक द डॉट्स। तो अगर मैं इसको ऐसे ले रही हूँ 6.5, 5, फिर 4, 4.5, 5, 5.5, देन अगर किसी का 4.5 है, फिर अगर मैं हाफ को एक नंबर मानती हूँ तो उसके मैं 4 के 8 डॉट्स और एक 9, उसके 9 डॉट्स बनाती हूँ। मैं हाफ का एक डॉट ले रही हूँ ना, आई एम टेकिंग 1 डॉट फॉर हाफ वैल्यू। जिसके 4.5 नंबर है तो उसके कितने बच जाएंगे डॉट्स, 8, 8 तो 4 into 2 8, बिकॉज़ हाफ का एक डॉट है और हाफ के साथ में आकर के 9 डॉट्स। सो अकॉर्डिंगली जिसकी जो वैल्यू है उतने उसके डॉट्स बना दूंगी, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज अ डॉट। ओके डन। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। अब जब सैंपल बहुत ज्यादा है, आपके बहुत सारा केसेस है, ठीक है, या फिर वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो आपको कितने ज्यादा डॉट्स बनाने पड़ेंगे और वो बहुत मेसी हो जाएगा, काउंट करने पड़ेंगे डॉट्स। तो जब तो डेटा बहुत कम है और उसकी वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं है तो आप डॉट प्लॉट बना सकते हो। और जब डेटा सैंपल बढ़ जाता है, वैल्यूज बढ़ जाती हैं, देन यू हैव टू मेक अनदर वन दैट इज हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम इज जस्ट लाइक द बार ग्राफ, बट बार ग्राफ अलग अलग होते हैं, हिस्टोग्राम जुड़ा। अगर हम देखें बार ग्राफ कैसा था, दिस वाज द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ सेपरेटेड के बीच में सेपरेशन होगी, एक बार यहाँ से शुरू होता है, साथ ही शुरू नहीं होगा, उसके पीछे स्पेस छोड़ के शुरू होता है। और जो हिस्टोग्राम होते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल, तो वो साथ के साथ शुरू होते हैं। आई शो यू। सो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, नीचे आपने केसेस लिख दिए, ऊपर आपने वैल्यूज लिख दी, उतने उतने बार्स बना दिए, बट द डिफरेंस इज बार ग्राफ में हम स्पेस छोड़ते हैं, वी लीव द स्पेस इन बिटवीन टू बार्स, पर हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं छोड़ी जाती, बार्स आर कंटीन्यूअस। So let me show you. This is how the histogram is. So there is no space in between. It's no space, right? Because it's a continuous variable. So the method is same. जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं वैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं, बस हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती, इट इज जॉइंट। क्यों जॉइंट होता है, बिकॉज हम ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनाते हैं। हिस्टोग्राम इज ऑलवेज मेड फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल और रेशियो वेरिएबल, या जो हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, दैट इज व्हाई ये जुड़ा। सो
As I told you, it is similar to bar graph because it uses bars to show the value, but the only difference is that bars they touch each other. But in bar graph they don't touch each other. Histogram में touch क्यों करते हैं? This touching represents that the values of the ratio variable continuous scale. Because इसमें the scale is represented. यहाँ पर 0 value होगी, यहाँ पर value 10 होगी, यहाँ पर 20 होगी. तो 10 और 20 के बीच में है वो इसमें आएगी. ये वाली बात. तो ये बात क्या represent कर रहा है? ये वाला all the values that fall into the 10. यहाँ पर 10, 20 और यहाँ पर 30. ये बात क्या represent करेगा? All the values that are between. So ये continuous scale के ऊपर बनाया जाता है. इसलिए जो है ये आपस में टच करते हैं, इनके बीच में गैप. वहाँ पर 0, 10, 20, मैं बोलूँ 10 और 20 के बीच में वैल्यूज है वो इतनी है. 20 और 30 के बीच में कितनी वैल्यूज है? 30 और 40 के बीच में इतनी वैल्यूज है. तो ये कंटीन्यूअस स्केल डिपेक्ट करता है. दैट इज व्हाई इसको इस तरीके से समझते हैं. ओके. अब नाउ ये तो हमारे बन गए ग्राफ्स. नाउ इसके बाद हमने क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ग्राफ्स की शेप सबसे ज्यादा हम इनके साथ डील करते हैं हिस्टोग्राम के साथ, बिकॉज़ हिस्टोग्राम से ही हमें शेप पता चलता है. नाउ अब यहाँ पर हमने 3 हिस्टोग्राम बने हैं आपके साथ. अगर हम ये नीचे वाला देखें, दिस इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब है वन पीक इन द मिडल, जितना लेफ्ट पे है उतना ही राइट पे है. इट इज सिमेट्रिक. ऐसे करके जितना पोर्शन लेफ्ट पे है उतना ही पोर्शन उसकी राइट पे है. इतनी वैल्यूज लेफ्ट पे या इतनी वैल्यूज राइट पे, राइट? इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज नेवर पॉसिबल. इट इज एन आइडियल सिचुएशन. कभी भी डेटा ऐसा नहीं हो सकता व्हिच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. कैन नेवर हैपन. सेंटर पर वैल्यू और उतनी लेफ्ट साइड पे उतनी राइट साइड, कैन नेवर हैपन. So this is an ideal situation. The such kind of distribution is symmetric. Symmetric का क्या मतलब है? जितना ये this is the middle, जितना middle से left, जितना peak से left पे है उतना ही peak से right पे. So we call this distribution as symmetric distribution. और इसके लिए नाम क्या होता है? Normal distribution. Normal. Then if we compare this with these two, these are not. These are asymmetric. This is symmetric. These are asymmetric. Asymmetric which are not symmetric. या तो वो लेफ्ट की तरफ झुके हुए हैं या तो वो राइट की तरफ झुके. This one is skewed towards left. This is skewed towards left, and this one is skewed towards right. Right में ज्यादा फिगर्स है ना, इधर ज्यादा फिगर्स है, उधर की स्क्यूनेस होती है. This is skewed towards right because more figures are towards the right, and this is skewed towards left because more figures are towards the left. So for distribution, so this is called, this represents distribution. So हमारा जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई है. So values are symmetrically distributed. ठीक है, जितनी वैल्यूज लेफ्ट पे है पीक की उतनी वैल्यूज पीक के राइट पे. So we call it as symmetric distribution और normal distribution. जहाँ पर symmetric नहीं होता वो हो जाता है asymmetric, मतलब non symmetric. So वो asymmetric या तो लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है या तो राइट की तरफ हो सकता है. जी मतलब ज्यादा इंक्लाइन की तरफ. It is more inclined towards left because left is ज्यादा बात. So we call it as asymmetric and skewed towards left. और ये it is also asymmetric but the values are more skewed towards right. Skewness मतलब झुकाव की तरफ. Okay. So जब हम आगे आप टेस्ट लगाएंगे, हम स्टैटिस्टिक लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. कई टेस्ट होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लग सकते हैं, वो कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट. अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे डिटेल में आप मार्केटिंग में सर्च करके पढ़ो. तो वो टेस्ट जो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लग सकते हैं उनको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, और जो सिमेट्रिक के लिए लगते हैं उनको नॉन पैरामेट्रिक. सो हमने ये पहले क्यों पढ़ा? बिकॉज कौन सा स्टैटिस्टिक लगाना है वो डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है. क्या वो नॉर्मल है
या asymmetric, right? So we have seen three types of shapes. The first one is symmetric, it has one beam. Another one was asymmetric, it was left skewed, and then another one was right skewed. अब lastly हमें ये देख लिया कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, और अगर एसिमेट्रिक है तो लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। देन हमारे पास चार तरीके के मॉडलिटीज हो सकती हैं, चार अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। प्लीज 4 फॉर्म्स। अब ये 4 फॉर्म्स कैसे बने? दिस फर्स्ट इज यूनी मॉडल। यूनी मॉडल मतलब इसमें हमने मॉडल पे क्या अभी इसके बेस पे कितनी पीक्स है, कितनी पीक्स है इसमें? there is only one peak, there is only one maximum value, there is one peak that is uni model. So हमने जो पिछले भी किए थे ये तीनों यूनी मॉडल थे, बिकॉज़ तीनों की एक ही पीक, की भी एक ही पीक है, हाईएस्ट वैल्यू इसकी भी एक ही हाईएस्ट वैल्यू। अगर इस हाईएस्ट वैल्यू का एक और पार होगा फिर ये यूनी मॉडल है। Then so a distribution will be called as uni model when it has only one peak. And it is called as bimodal when it has 2 or more peaks. अब यहाँ पर 2 or more peaks कैसे हैं? इसको डिवाइड करोगे क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट only one peak. So वो मॉडल which has 2 peaks. अब इसमें आपको लगेगा कि इसकी भी तो एक ही peak है, but this is divided into 2. This is the part because यहाँ पर एक बिल्कुल आ रहा है, but half the one peak that the one which has 2 peaks, that is bimodal. Next is multi-modal. Okay, multi-modal which has multiple peaks. Again there are three variables. 1, 2, 3. This is the king of the one model. Uniform. This is uniform which doesn't have any one single. Uniform भी data ज़्यादा फेस बहुत ज़्यादा नहीं होते uniform. तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास 4 तरीके की मोडालिटीज हो सकती है। अगर सिर्फ एक ही पीक है then it is unimodal. If there are 2 peaks, that is bimodal. If there are multiple peaks, that is multimodal. And if the data is distributed uniformly, it slightly deviates, that is called as uniform. तो जब भी हमने डेटा के साथ वर्क करना है, कोई भी स्टैटिस्टिक लगाना है, वो जानने से पहले हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, बिकॉज कौन सा टेस्ट लगेगा डेटा के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, जैसे एक्चुअल में ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी होती है, उसके लिए टेस्ट कौन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है या नॉर्मल है, उसके लिए टेस्ट कौन है। तो इसलिए एक्चुअल में स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने से पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सो डेटा कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, परफेक्टली नॉर्मल नहीं होता है, पर हम उसको नॉर्मल तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। देयर इज एन आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन कभी हो नहीं सकती if we can only approach to that situation. So data can never be normal in practical. अगर आप प्रैक्टिकली डेटा के साथ वर्क करोगे, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसका हिस्टोग्राम बनाया, वो कभी भी ऐसा नहीं बन गया। This is an ideal situation which can never happen. But हम क्या करते हैं, हम डेटा को रिफाइन करते हैं, उसको नॉर्मल सिचुएशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो हम डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं ताकि डेटा नॉर्मल के पास पहुंच सके। Okay. So this is about the graphs and the distributions. Any doubt, Vichi? Yes, those who are online, any doubt?